अब लेते हैं एक ओवरव्यू स्ट्रक्चर किसका, एनिमल सेल का। एनिमल सेल यानी हम ह्यूमन बीइंग जितने भी हैं प्लांट और एनिमल में ही डिवाइड है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को छोड़कर। तो एनिमल सेल पे चलते हैं, यानी हमारा डॉग का, रैट का, लॉयन का, सबके सेल एक जैसे होते हैं, थोड़े बहुत ही डिफरेंस होता है। जैसे हर इंसान में दूसरे इंसान से थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वैसे हर एनिमल सेल दूसरे एनिमल से थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन मेनली सेम होते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखो सेल की लुक, खूबसूरत से सेल। ये तुम्हारे सेल हैं जो बहुत ही क्लोज हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि सेलों के बीच में स्पेस नहीं होता, सेलों के बीच में हमेशा स्पेस होता है। अगर स्पेस हो ना तो यहाँ पर ब्लड कैसे आएगा, ब्लड जो कि यहाँ पर जा ऑक्सीजन देगा, ग्लूकोज देगा, सेल के अंदर छोड़ के जाएगा, तो स्पेस होना तो बनता है। तो ये स्पेस होता है। ऐसा मत सोचा करो कि सेल इतनी क्लोजली पैक होते हैं, लेकिन कितना भी क्लोजली पैक हो थोड़ा बहुत स्पेस ज़रूर होता है, ताकि वो एक्सचेंज कर सकें अपने प्रोडक्ट्स को। जो उन्होंने अंदर लेना है उसे ले लें, और जो उन्होंने बाहर छोड़ना है उसे ईजीली बाहर छोड़ दें। अब देखें सेल मेम्ब्रेन। 3 फीचर्स हर एनिमल सेल में होते हैं, वो है सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ये 3 फीचर्स सब में होते हैं। तो ये तुम पहले भी पढ़ सकते हो। दी ऑल cells have the 3 common features which are cell membrane, cytoplasm and the nucleus। अब एक नया वर्ड तुम्हारे लिए आया, यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल्स और प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसा क्या डिफरेंस है कि तुम्हें पढ़ना पड़े। यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं जिनके अंदर के एक एक कंटेंट्स की भी अपनी अपनी मेम्ब्रेन होती है। ऐसा क्यों ज़रूरी है, नेचुरल है, ज़रूरी होगा ही। न्यूक्लियस जो कुछ बनाता है, अगर वो फ्री में ही सब में फैला रहे तो सारा का सारा न्यूक्लियस ही ना हो जाए। तो न्यूक्लियस को अपनी बाउंडिंग ज़रूरी होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की अपनी बाउंड्रीज ज़रूरी होती है, लाइसोसोम की अपनी बाउंड्रीज। तो सबकी अपनी अपनी बाउंड्रीज होती हैं, सबकी अपनी अपनी पर्सनल मेम्ब्रेन होती हैं। जबकि प्रोकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता। ये प्रोकैरियोट्स है, इसके अंदर सिर्फ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है और वो सारे में ऐसे ही फैली होती है। क्या होती है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है और सारे में बस ऐसे ही फैली होती है। उसका हर एक ऑर्गेनल अलग से नहीं होता, अलग से होता भी नहीं है, और ना ही वो मेम्ब्रेन कवर्ड होता है। ईच एंड एवरी सेल ऑर्गेनल उसकी अपनी मेम्ब्रेन होती है। ये मत सोचना उसकी आउटर कवरिंग ही नहीं होती, आउटर कवरिंग होती है, पर जो अंदर के ऑर्गेनल्स हैं, जैसे इसके अंदर के ऑर्गेनल्स दिख रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सेल, ये तुम्हारा न्यूक्लियस है, तो इनकी अपनी अपनी आउटर कवरिंग भी होती है। लेकिन इसके अंदर के जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उनकी अपनी आउटर कवरिंग नहीं होती। तो ये प्रोकैरियोटिक और ये यूकैरियोटिक हैं। ये नए नाम तुम्हारे लिए हैं, बुक में अभी आए नहीं हैं, जब आएंगे तब समझा दूंगी। अभी कहते हैं ये और है तुम्हारे पास डिफाइन एक तरह से, एब्सेंस ऑफ मेम्ब्रेन कवरिंग सेल ऑर्गेनल। तो प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंस होते हैं, नहीं होता, मेम्ब्रेन कवरिंग सेल ऑर्गेनल्स नहीं होती। अब आ गया तुम्हारे पास ओनली हैव, होते क्या हैं फिर, ओनली हैव जेनेटिक मटेरियल। क्या होते हैं, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल ही होते हैं। अब ये भी प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल भी बहुत सारे हो सकते हैं एक ही सेल के अंदर। सेल के अंदर के छोटे छोटे ऑर्गन्स को, इन लिटिल ऑर्गन्स को, सेल के अंदर के छोटे छोटे ऑर्गन्स को ही ऑर्गेनेल्स कहा जाता है। तो तुमने देख लिए इसमें बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गन्स हैं जिन्हें सेल ऑर्गेनल कहा जाता है। अब हम इंडिविजुअली एक एक के पास जा रहे हैं और क्या क्या चीज़ें हैं, चलो इंट्रोडक्शन मिलते हैं। ये है इनके घर का मुखिया जिसे कहते हैं न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस है। इसके चारों तरफ जो ये है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। न्यूक्लियस के पास ऐसा क्या खास होता है कि हम उसे घर का हेड कहते हैं, या कहते हैं पूरी सेल की जान वही है। क्यों, क्योंकि इसके पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है। कोई भी नया सेल इस जेनेटिक इन्फॉर्मेशन से नहीं बनता। तुमने सेल थ्योरी में पढ़ा था कि हर नया सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनता है, हर न्यू सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनता है। तो प्री एग्जिस्टिंग सेल ही तो उसे इन्फॉर्मेशन देता है कि देखो तुझे ऐसे बनना है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, और वो सारी की सारी सिर्फ और सिर्फ किसके पास होती है, न्यूक्लियस के पास होती है। तो न्यूक्लियस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। न्यूक्लियस यही नहीं कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ही रखता है, सेल को कैसे वर्क करना है, सेल के और ऑर्गेनल्स को कैसे वर्क करना है, और पार्ट्स को कैसे वर्क करना है, ये भी न्यूक्लियस ही डिसाइड करता है। इसलिए न्यूक्लियस इस सेल घर का क्या है, हेड होता है। तो पढ़ते हैं आगे सेल के बारे में। ये है सेल के जो वो इन्फॉर्मेशन रखता है, किसकी फॉर्म में रखता है, डीएनए। सबको पता है हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन किस में होती है, डीएनए में। तो ये सेल के अंदर होते हैं, ये सेल के अंदर होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। ये है वो क्रोमेटिन मटेरियल, ये अभी तुम्हें दिखाया था, ये वही है। तो इसके अंदर हर जगह क्या है, डीएनए है, मिलियंस ऑफ डीएनए होते हैं। ये देखो,
ये सारे डीएनए ही हैं जो इसके अंदर इसमें ऐसे ऐसे करके होते हैं। ये हो गए तुम्हारे डीएनए, जिस पे ये लगे हुए होते हैं डीएनए, ये डॉट डॉट जेड डीएनए है। और जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इसे कहते हैं क्रोमोटिन। क्या कहते हैं इसे? क्रोमोटिन मटेरियल। अब कहते हैं क्रोमोटिन मटेरियल हमेशा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मैंने बताया था कि हमारे यूकैरियोटिक सेल का ईच एंड एवरी सेल ऑर्गेनल्स का ईच एंड एवरी पार्ट की अपनी अपनी मेम्ब्रेन भी होती है। तो इसी तरह से न्यूक्लियस की भी अपनी मेम्ब्रेन होती है, जो कि क्या कहलाती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहलाती है। इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में होल्स होते हैं इसकी भी, तभी तो इसमें से चीज़ें अंदर जा भी सकती हैं और इसमें से चीज़ें बाहर आ भी सकती हैं। अब है आपके पास नेक्स्ट वन, ये है थ्रेड लाइक थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नाउन एज द क्रोमोटिन। तो आपको कोई पूछता है व्हाट इज द क्रोमोटिन, तो आप कहोगे थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस इज नाउन एज द क्रोमोटिन मटेरियल। थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। चीज़ों को समझोगे तो किसी की डिफाइन भी रटनी नहीं पड़ती और रटनी चाहिए भी नहीं, क्योंकि भूल जाओगे। तो ये थिन छोटे छोटे पतले पतले ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं, वो प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर और कहलाते क्या है? क्रोमोटिन मटेरियल। नेक्स्ट करते हैं, जब भी सेल डिवाइड हो रहा होता है तो ये क्रोमोटिन मटेरियल कन्वर्ट हो जाते हैं और ऐसी फॉर्म में बन जाते हैं। क्यों होता होगा ऐसा? जब तुम घर को छोड़ के जा रहे होते हो, तुम अपने घर में क्या करते हो? सामान की पैकिंग। तो वैसे ही क्रोमोटिन मटेरियल कन्वर्ट हो जाता है क्रोमोसोम की फॉर्म में जब वो सेल डिवाइड हो रहे होते हैं। जब सेल डिवाइड हो रहा होता है तो यानी कि एक सेल से दो सेल बनने जा रहे हैं, यानी कि सामान बढ़ गया तो सामान पैक भी होगा, तो ये सामान पैक होके यहाँ और यहाँ आ जाता है। इसलिए एट द टाइम ऑफ सेल डिवीज़न क्रोमोटिन मटेरियल कन्वर्ट हो जाते हैं क्रोमोसोम में। एट द टाइम ऑफ सेल डिवीज़न क्रोमोटिन मटेरियल कन्वर्ट इनटू क्रोमोसोम। तो ये एक प्रोसेस हो गया। ये है तुम्हारे लिए एक और वर्ड नया आ गया, ये न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियोलस किसके अंदर होता है? न्यूक्लियस के ही अंदर होता है। ये सेल, ये न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस इसके भी अंदर। ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है, बस यहाँ थ्रेड का ग्रुपिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा हो रखी है। तो ये है आपका न्यूक्लियोलस, और न्यूक्लियोलस का काम होता है राइबोसोम क्रिएट करना। ये बनाए देखो इसने राइबोसोम, ये येलो येलो डॉट्स दिख रहे हैं, ये सारे के सारे क्या है? राइबोसोम। राइबोसोम का ऐसा क्या काम है कि ये इतना स्पेशल हो गया? क्योंकि राइबोसोम बनाते हैं प्रोटीन। राइबोसोम क्या बनाते हैं? प्रोटीन। प्रोटीन बनाने वाली चीज़ बाहर कौन निकालता है? न्यूक्लियस। तो फैक्ट्री ऑफ द राइबोसोम वेयर इज लोकेटेड? इन द न्यूक्लियस। इट इज़ नाउन एज न्यूक्लियस। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस? कहाँ सिचुएटेड है? न्यूक्लियस के अंदर। फंक्शन क्या है न्यूक्लियस का? न्यूक्लियस का फंक्शन है कि वो राइबोसोम बनाता है। तो राइबोसोम बन के जाएगा कहाँ? देखो, मैंने अभी बताया था कि न्यूक्लियर की जो मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है, उसमें भी हल्के हल्के होल्स होते हैं। देखो ये होल है, यहीं से तो राइबोसोम निकल के जाएंगे, ये राइबोसोम रिलीज़ होंगे यहाँ से। तो होल इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में होल होते हैं जहाँ से राइबोसोम रिलीज़ होते रहते हैं। एक और दिखाती हूँ ताकि आपको लगे, पता चले कि कैसे रिलीज़ हो रहे हैं। ये देखो, ये निकल रहे हैं राइबोसोम, ये राइबोसोम निकल रहे हैं। और सबसे पहले एक डायग्राम दिखाई थी कि न्यूक्लियस के सराउंडिंग में बहुत सारी चीज़ें ऐसे क्लोज और चिपकी हुई थी, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था। ये राइबोसोम निकल के कहाँ अटैच हो जाते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अटैच हो जाते हैं। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अटैच हो गए। तो अब देखें आगे, अटैच टू ER, किससे अटैच हो रहे हैं सारे के सारे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शॉर्टकट में कहते हैं ER, फुल फॉर्म हो गया ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इस पे अटैच हो जाते हैं। क्या सारे अटैच हो जाते हैं? जितने भी बनाता है, लगातार बनाता रहता है न्यूक्लियोलस लगातार क्या बनाता रहता है? राइबोसोम बनाता रहता है। क्या वो लगातार इसी में चिपकते रहते हैं? नहीं, ऐसा भी नहीं होता, कुछ कुछ फ्रीली भी घूमते हैं। तो जो इसमें चिपक गए वो ठीक है, लेकिन कुछ कुछ क्या है? फ्रीली सेल में ही सस्पेंडेड होते रहते हैं, यानी कि इधर उधर घूमते रहते हैं। तो ये फ्री राइबोसोम भी होते हैं। तो राइबोसोम सेल के अंदर दो तरीके से प्रेजेंट होते हैं, या तो अटैच होते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, या वो फ्रीली सस्पेंडेड होते हैं, यानी फ्रीली घूम रहे होते हैं इधर उधर। अब देखते हैं नेक्स्ट, क्या सारे एंडोप्लाज्मिक में राइबोसोम चिपक जाता है? नहीं, दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। एक होता है RER, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका मतलब क्या है? रफ यानी जिसमें राइबोसोम चिपक गए वो रफ, और जिसमें राइबोसोम नहीं चिपकते वो स्मूथ। तो एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है तुम्हारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये दो तरह के ER हो गए। तो ये वाला कौन सा है जो अब दिखाया है? इसमें राइबोसोम नहीं अटैच हो रहे, तो ये वाला तुम्हारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और जिसमें
राइबोसोम अटैच हो रहे हैं। ये वाले कौन से हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसका शॉर्ट फॉर्म है RER। तो तुम्हें ये भी पता चला। ये जब रिलीज़ करते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिलीज़ करते हैं, तुम्हारे पास प्रोटीन रिलीज़ करते हैं और ये लिपिड रिलीज़ करते हैं, और ये आगे जाके कहाँ जाते हैं? चलिए ये देखते हैं। ये आगे जाके जाते हैं, इस तरह से फ्रीली सस्पेंडेड होते हैं, फिर ये जाते हैं पोस्ट ऑफिस में, और इस पोस्ट ऑफिस का नाम है, कैसे भी जाते हैं देखो, ऐसा नहीं कि ऐसे फ्रीली ट्रैवल हो रहे हैं, ये ऐसे वेसिकल्स में, यानी कि इसके अंदर पैक होके जाते हैं, ख़राब ना हो जाए ना, क्योंकि बहुत सारा फ्लूइड है जो सराउंडिंग में है, प्रोटोप्लाज्म है, केमिकल्स हैं, तो ऐसे वेसिकल्स में पैकिंग कर करके भेजते हैं। इतनी केयरफुल तो इंसान नहीं होते कि हर चीज़ बड़े सावधानी से पैक करके भेजें, लेकिन ये जब भेजते हैं, चाहे ये लिपिड है ब्लू वाला, और जो तुम्हें ये दिखता है येलो येलो दिखता है, ये प्रोटीन को दिखाया जाता है, तो ये सब ऐसे पैक होके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। जो भी भेजता है वो ऐसे पैक करके भेजता है। तो ये जा कहाँ रहे हैं वो देखते हैं। ये जा रहे हैं गोल्जी अपरेटस के पास। ये देखो किसी तरह से पैकिंग किस तरह से हो रही है, कितनी खूबसूरत लग रही है पैकिंग। ये है क्या? ये रेटिकुलम है। रेटिकुलम जो अपने अंदर से रिलीज़ कर रहा है, ये ऐसे पैक हो के वेसिकल के थ्रू आगे जाता जा रहा है। तो ये आगे जाके पहुंच रहा है अपनी पोस्ट ऑफिस में, जिसका नाम है गोल्जी अपरेटस, गोल्जी बॉडी, कुछ भी कह लो, दोनों एक ही बात है। और गोल्जी का प्रोनाउंसिएशन भी गोल्गी भी होता है, गोल्जी भी होता है, वट एवर यू लाइक, वो प्रोनाउंसिएशन कर सकते हो आप। तो गोल्जी अपरेटस से गोल्जी बॉडीज़ में जाते हैं। अब गोल्जी बॉडीज़ और गोल्जी अपरेटस क्या करता है ऐसा खास, चलिए वो पढ़ते हैं। ये क्या करता है? एक मीडिएटर का काम करता है। चलो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने, रफ वाले ने कुछ बनाया है, मेरे को दे दो, मैं अपने अंदर रख लूँगा। और स्मूथ वाले ने कुछ बनाया है, मेरे को दे दो, मैं अपने पास रख लूँगा। और फिर मैं उनको प्रॉपर पैक करके से पहले, अगर मुझे स्टोर करना है, अभी तुम्हारे को नहीं चाहिए तो मैं स्टोर भी कर लूँगा, मैं स्टोरेज हाउस हूँ, मैं स्टोर भी कर लूँगा। लेकिन अगर तुम्हें चाहिए तो मैं उसे मॉडिफाई करके तुम्हें दे सकता हूँ। मॉडिफाई मतलब और अच्छा करके तुम्हें दे सकता हूँ। ये पैकिंग करके या उसको और एडअप करके उसे और अच्छा बना के आगे पास करता है। तो यानी गोल्जी अपरेटस के काम है 3: स्टोर करना, मॉडिफाई करना और डिस्पैच करना। पोस्ट ऑफिस है, डिस्पैच तो करेगा ही करेगा, फाइनली अपने पास रख के क्या करेगा? तो क्या क्या काम करता है? ये पहले सेव करता है जब चाहिए होते हैं, फिर उन्हें मॉडिफाई करता है और डिस्पैच कर देता है, भेज देता है जहाँ भी जाना हो वहाँ। अब देखते हैं, देखो कैसे डिस्पैच होता है, क्या ऐसा मॉडिफाई करता है। देखो ये फ्रेगमेंट्स के तौर पे इस तरह से इधर से उधर मूव कर रहे हैं, दिख रहे हैं कितने अच्छे लग रहे हैं ऐसे ऐसे। अब इनको बिल्कुल अच्छी सी शेप में पैक करके ये भेजेगा। अब देखो, ये देखो इसने ऐसे ऐसे करके फोल्ड करके ये बना दिया, ठीक। ये भी अभी फोल्ड हो जाएंगे, ये फोल्ड होकर ठीक से एक छोटे से वेसिकल्स में फिट होंगे। और अगर किसी की डिमांड है कि मुझे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और मिनरल तीनों चाहिए, तो ये तीनों पैक करके जितनी क्वांटिटी में चाहिए उतनी क्वांटिटी में उसके पास सेंड करेगा। चाहे वो लाइसोसोम को चाहिए हो, चाहे न्यूक्लियस को खुद को चाहिए हो, या किसी को भी चाहिए हो तुम्हारे सेल के अंदर, दूसरे सेलों को भी प्रोवाइड करता है एक सेल। तो इसका मतलब ये पैकिंग करता है, उसे मॉडिफाई करता है, कुछ अच्छा बना देता है। देखो और पैकिंग देखो, अभी ब्लू वाले को पैक किया है इसने, इतना छोटा सा बना दिया, अच्छी तरह से फोल्ड करके, ये फोल्ड करके अभी जो आ रहा है ना, ये इससे जुड़ने वाला है, ये इससे जुड़ जाएगा। और भी कोई होंगे, क्योंकि जहाँ इसने जाना होगा उसने इसकी भी डिमांड की है, तो अगर ये दोनों की डिमांड की है तो वो दोनों को जोड़ेगा, फिर एक वेसिकल्स के अंदर रखेगा और कहेगा चले जाओ, डिस्पैच कर देगा। तो हमारी बॉडी ही वेल ऑर्गेनाइज नहीं बनाई, हमारे सेल भी, ईच एंड एवरी सेल भी बहुत अच्छी तरह वेल ऑर्गेनाइज है। देखो अटैच हो गया इतनी अच्छे से, अब ये अटैच हो गया, अब इसमें और चीज़ें भी अटैच हो सकती हैं। फिर ये चली, ये इससे अटैच हुआ लिपिड, जो अभी बताया था येलो वाला जो जुड़ रहा था, ये था क्या? लिपिड इससे अटैच हो गया। और इसी तरह अगर किसी को और कोई ज़रूरत है, उसे लिपिड की ज़रूरत नहीं है, प्रोटीन की है और कार्बोहाइड्रेट की है, तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट को जोड़ेगा और पैकिंग करके उसके पास पहुंचा देगा। तो जो भी चाहिए वो पहुंच जाता है। अब एक बार फिर देखो, एनिमल सेल और प्लांट सेल में एक डिफरेंस और होता है। वैसे तो इनमें दोनों में मेनली बहुत कुछ सेम होता है, लेकिन इसके पास क्लोरोप्लास्ट होता है, इसके पास नहीं होता। इसका वैक्यूल बहुत बड़ा होता है साइज़ में, इसके वैक्यूल बहुत छोटे छोटे होते हैं, क्योंकि इसको वैक्यूल का कोई खास काम नहीं होता। तो ये है अब तुम्हारा लास्ट वन, लाइसोसोम। लाइसोसोम के अंदर ना बिल्कुल एक्सप्लोजिव केमिकल्स होते हैं, एक्सप्लोजिव केमिकल्स होते हैं, ये इसके अंदर केमिकल भरे हुए हैं। और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, देखो अगर कोई भी कुछ भी काम करता है, माइटोकॉन्ड्रिया अगर एनर्जी जनरेट करता है,
और न्यूक्लियस भी अगर राइबोसोम बनाता है तो कोई ना कोई चीज़ तो वेस्ट निकलती होगी, कोई ना कोई चीज़ तो हमेशा टूट फूट भी जाती होगी, तो वो सब इसके अंदर घुस जाते हैं और ये केमिकल उन्हें अपने ही अंदर अंदर क्या कर देता है, जला देता है, ख़त्म कर देता है। तो ये एक तरह से क्लीन मास्टर है, ये सफाई भी करता है। और अगर सेल कुछ ऐसा हो गया कि सेल अपने आप में वीक होता जा रहा है, उसका न्यूक्लियस काम नहीं कर रहा, या उसका गोल्जी बॉडीज़ की डेथ हो गई, वो गोल्जी बॉडी ख़राब हो गया, तो लाइसोसोम एक्सप्लोड हो जाता है, फट जाता है और सारे के सारे सेल को खा जाता है। मतलब वो केमिकल में ख़त्म हो जाता है, केमिकल से पूरा ही सेल ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए इसको सुसाइड बैग भी कहते हैं। ये सारी डिटेल्स तुम पढ़ने जाओगे। ये देखो किस तरह से अपने अंदर ख़त्म करता है। इसके अंदर ये वेस्ट प्रोडक्ट आया, इस वेस्ट प्रोडक्ट को इसने केमिकल से पिघला के बिल्कुल ख़त्म कर दिया। तो इसके अंदर एक केमिकल होता है जो हाईली एक्सप्लोजिव होता है और ये अपने ही सेल को या अपने सेल के वेस्ट को ख़त्म कर सकता है। जब तक सेल ठीक ठाक है, सेल के वेस्ट को ख़त्म करेगा। अगर सेल को ही कुछ हो गया तो ये सेल को ही खा जाएगा, सेल को ही ख़त्म कर देगा। ये है आपका खूबसूरत सा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी जनरेट करता है, इसीलिए इसको इतना शाइनिंग दिखाया है। ये देखो ये शाइन कर रहा है। एनर्जी जनरेट कैसे करता होगा ये बात मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। सेल के अंदर O2 जाता है, ग्लूकोज जाता है, वो सेल के अंदर भी सिर्फ एक ही जगह जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ऐसा नहीं है पूरा सेल उसका इस्तेमाल करता है। सेल के अंदर घुसता है O2 और ग्लूकोज, लेकिन पहुंचता सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया के पास है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को ही आता है उसे एनर्जी में कन्वर्ट करना। वो एनर्जी में इसे कन्वर्ट करता है, उस एनर्जी को वो कहता है ATP फॉर्म। तो वो ATP फॉर्म में एनर्जी को जनरेट करता है। और इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया, जब माइटोकॉन्ड्रिया में से एनर्जी रिलीज होती है, सेलुलर रेस्पिरेशन प्रोसेस है। सेलुलर रेस्पिरेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि सेल का रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होता है। सेल में जो रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन सांस लेना नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखना। रेस्पिरेशन होता है ग्लूकोज का बर्न होके, ग्लूकोज का बर्न होना इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो रेस्पिरेशन है। वो बचपन वाली डिफाइन छोड़ दो कि रेस्पिरेशन मतलब सांस लेना, वो ब्रीथिंग होता है। रेस्पिरेशन का मतलब होता है बर्निंग ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज बर्न होता है तो ऐसे एनर्जी रिलीज होती है, रेडिएट होती है, और ये एनर्जी पूरे सेल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, कुछ स्टोर भी हो जाती है और डिस्ट्रीब्यूट होकर पूरे सेल की ज़रूरतों को पूरा कर देती है। ये तुम्हारा कितना शाइनिंग दिखा है। सेलुलर रेस्पिरेशन नाम क्यों दिया है वही बता दिया, क्योंकि रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द सेल, दैट्स व्हाई इट इज़ नाउन एज द सेलुलर रेस्पिरेशन। ये तुम्हारा सारा सेलुलर रेस्पिरेशन का है। जब ज़्यादा ज़रूरत होती है एनर्जी की तो उस सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की क्वांटिटी भी ज़्यादा हो जाती है। जब सेल को एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत है तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की भी कंप्लीट वो क्वांटिटी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। ये क्लोरोप्लास्ट है, प्लांट सेल में नहीं दिखा पाए थे, अब देख लो क्लोरोप्लास्ट कितने कैसे लगते हैं। प्लास्टिड दिखाया था, ये प्लास्टिड था, तब उसके ऊपर एक के ऊपर एक लेयर थी, तो ये तुम्हारे प्लास्टिड हैं और इसके अंदर ये दिख रहे हैं, ये तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट है। ये तुम्हारा क्या है? क्लोरोप्लास्ट, ग्रीन पिगमेंट, इसी की वजह से प्लांट का कलर ग्रीन होता है। तो ये क्लोरोप्लास्ट है, ये दिखा, ये और क्लोजअप से दिखाया हुआ है। तो ये पिगमेंट्स हैं जो ट्रैप करते हैं, ये देखो ना ट्रैप किया हुआ है, ये देखो सनलाइट है, ये देखिए ये शाइन कर रहा है जो, ये सनलाइट है। ये ही सिर्फ सनलाइट को ट्रैप करते हैं। ये बात प्लांट सेल में भी बताई थी, ट्रैप करने की खूबी सिर्फ इन्हीं के पास है, एनर्जी, सन एनर्जी को। बाकी हम कोई भी और ऑर्गेनिजम्स, कोई भी चीज़ें कभी भी सन एनर्जी को डायरेक्टली नहीं कंज्यूम कर सकते, सिर्फ यही उसे एब्जॉर्ब कर पाते हैं, इसीलिए ये अल्टीमेट सोर्स है। तो ये क्लोरोफिल की वजह से ग्रीन है, ये बता दिया गया है। ये फाइनल है, यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं। द प्लांट एंड एनिमल सेल विद द न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन एनक्लोज। द प्लांट एंड एनिमल सेल, वो प्लांट और एनिमल सेल विद द न्यूक्लियस, जिनके पास न्यूक्लियस होता है, एंड मेम्ब्रेन एनक्लोज ऑर्गेनल्स होते हैं, यानी कि हर एक ऑर्गेनल्स की अपनी मेम्ब्रेन होती है, वो यूकैरियोटिक कहलाते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनमें न्यूक्लियस तो होता है लेकिन मेम्ब्रेन एनक्लोज ऑर्गन नहीं होते, विदाउट न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस नहीं होता, बस उनमें एक जेनेटिक मटेरियल रखा रहता है, तो विदाउट न्यूक्लियस होते हैं और ना ही उनमें। तो ये दो डिफरेंस के तौर पे समझ लो या डिफाइन के तौर पे समझ लो कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक ये होते हैं। उसमें यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस भी होता है और मेम्ब्रेन एनक्लोज ऑर्गन्स भी होते हैं, जबकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियस नहीं होता और मेम्ब्रेन एनक्लोज ऑर्गन्स भी नहीं होते। तो ये आपका चैप्टर अब यहाँ तक